तो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आपसे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वर्ष 2021-2022 का मस्ट डू का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आप अगर कर लेंगे तो आपके मार्क्स 100% अच्छे ही आएंगे। यानी कि मस्ट डू का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हर सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है। मस्ट डू का मतलब है बच्चों सामाजिक विज्ञान में ये चीज़ें जिसमें आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अगर वो आप कर लेते हैं और उसको ध्यान में रख लेते हैं तो यानी कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं मस्ट डू एक्टिविटी सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वर्ष 2021-2022 की मस्ट डू एक्टिविटी। सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो हमारा कोर्स कंटेंट है कक्षा 10वीं के लिए टर्म 2 के लिए, भूगोल में से पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग, पार्ट 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी का पार्ट। ये हो गया आपका सिविक्स का यानी कि राजनीतिक विज्ञान। पार्ट 6 राजनीतिक दल, पार्ट 7 लोकतंत्र के परिणाम। अर्थशास्त्र में पार्ट 3 मुद्रा तथा साख, पार्ट 4 में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। इतिहास में चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद। मैप्स की बात करें तो हिस्ट्री में चैप्टर 3 में से भारत में राष्ट्रवाद केवल पहचानने और चिन्हित करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण बिहार नील किसान आंदोलन, खेड़ा गुजरात किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात सूती वस्त्र मिल मजदूरों का सत्याग्रह, अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश दांडी यात्रा, जो कि बच्चों ये वर्कशीट्स में भी आ रही हैं। आपने देखा हो जो हमारे पास वर्कशीट्स आ रही हैं उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रूप से अब आ रही हैं, बताई जा रही हैं। भूगोल में अब स्पेशली एक एक पार्ट की चर्चा करें। भूगोल के चैप्टर की जो चर्चा कर रहे हैं हम, अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा केंद्र ढूंढना और चिन्हित करना, तो तापीय केंद्र नामरूप सिंगरौली रामागुड्डम, आणविक केंद्र नरोरा कल्पक्कम। अध्याय 6 में बात करें विनिर्माण उद्योग की, तो ये सब चीज़ें जो है ये मैप का हिस्सा है बच्चों। किसका हिस्सा? मैप का। सूती वस्त्र उद्योग मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। लौह और इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सेलम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। आगे देखें चैप्टर 7 में मैप का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं केवल ढूंढना और चिन्हित करना है। मुख्य पतन कांडला, मुंबई, मर्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, ट्यूटिकोरिन बंदरगाह, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन अमृतसर, राजासांसी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, चेन्नई, मीनानंबक्कम, कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद राजीव गांधी। तो ये सब थे बच्चों मैप्स के पार्ट जो कि भूगोल से लेकर हिस्ट्री तक हमने आपको बताए, जो कि मैप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से मैप आएगा। अब ब्लूप्रिंट बात करें, ब्लूप्रिंट बच्चों क्या होता है? सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं, वेटेज उनकी 2 होती है, वर्ड लिमिट 40 वर्ड होते हैं और टोटल मार्क्स 10 होते हैं। सेक्शन बी की बात करें, इसमें 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वेटेज इसकी 3 होगी और वर्ड होगी 80 लिमिट और टोटल मार्क्स होंगे 9। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वेटेज होगी इसकी 5 और वर्ड लिमिट 120 वर्ड और टोटल मार्क्स होंगे इसके 10। सेक्शन डी में बात करें तो 2 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज 4 होगी, केस बेस्ड होंगे यानी कि सिचुएशन बेस्ड होंगे, तो 8 नंबर के आएंगे 2। ई सेक्शन में एक ही क्वेश्चन होगा, वेटेज होगी 3, मैप बेस्ड होगा 3 नंबर का और 40 मार्क्स हो गए। इस तरह से ये 40 मार्क्स का आपका पहले हो चुका है ये। अब हम एक एक पार्ट की चर्चा करते हैं। पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग। कच्चे पदार्थ का मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन करने को विनिर्माण कहते हैं।
क्या है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन करने को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे लौह अयस्क से लोहा और इस्पात बनाना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना। समझ गए बच्चों, कच्चे पदार्थ से मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग। आगे देखिए, विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी बात करें। कृषि आधुनिकीकरण में सहायक है ये, रोजगार उपलब्ध करवाना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक है, बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में सहायक है। देश के आर्थिक विकास में इसका काफी योगदान है विनिर्माण उद्योग का, इसलिए ये इन चीजों में काफी महत्व रखता है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब एक तरफ वो है तो दूसरी तरफ उद्योग है। कैसे पूरक है, कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि यह उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में देखें बच्चों, जैसे कॉटन की शर्ट बनती है तो कॉटन जो है वो किसान उगाते हैं, कच्चे माल वही भेजते हैं। कॉटन भेजेंगे नहीं तो फैक्ट्रियों में किस तरह आपकी शर्ट बनेगी। तो यही है ना, कच्चे माल पे एक दूसरे पर पूरक हो गए ना। कृषि उद्योग पर निर्भर है और उद्योग कृषि पर। इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाई, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि किसान की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं। ये भी बात सही है। औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी यानी कि मनी, पूंजी मतलब पैसा, ऊर्जा के साधन यानी एनर्जी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता यानी कि जो समझदार और कुशल श्रमिक हैं, यानी कि ऐसे मजदूर जिनको नॉलेज है, स्किल वाले, नॉलेज वाले, उनकी उपलब्धता, बाजार। तो ये चीजें प्रभावित करती है औद्योगिक स्थिति को। औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। क्या है बच्चों, औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। नगर उद्योगों को बाजार तथा अन्य सुविधाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण एवं नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। अब उद्योगों का वर्गीकरण क्या कहता है, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित जो उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे सूती वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित जो उद्योग खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सीमेंट, मशीन, औजार बनाने वाले उद्योग आदि। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन को एक दूसरे उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा व एल्यूमिनियम प्रकलन उद्योग आदि। उपभोक्ता उद्योग जिनका उत्पादन सीधा उपभोक्ता के द्वारा उपयोग होता है, जैसे चीनी, कागज, सिलाई मशीन आदि। उपभोक्ता उद्योग क्या है बच्चों, जिनका उत्पादन सीधा उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग होता है, जैसे चीनी, कागज, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार क्या क्या है, लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योग, जिन उद्योगों में अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपए तक किया गया हो उसे लघु उद्योग कहा जाता है। यानी कि इसकी श्रेणी हम किस तरह से बांट सकते हैं 10 करोड़ तक के जो छोटे उद्योग हैं वो लघु श्रेणी उद्योग में आते हैं। वृत्त उद्योग कौन से होते हैं, जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ से अधिक होता है। कौन से, वृत्त उद्योग, उन्हें वृत्त उद्योग कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र, इन उद्योगों को सरकारी एजेंसियां द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए दो नाम हो गए, ये किसकी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की, BHEL और SAIL। निजी यानी कि प्राइवेट क्षेत्र की बात करें, जिन उद्योगों का स्वामित्व
तथा संचालन किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह यानी कि ग्रुप्स के हाथ में होता है, जैसे टिस्को, टाटा की कंपनी है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड आदि। संयुक्त उद्योग, जिन उद्योगों का राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाया जाए, मतलब एक तरफ गवर्नमेंट हो गई, एक तरफ प्राइवेट हो गए, दोनों के सहयोग से चले, जो इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस तरह से। सहकारी उद्योग, जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों तथा श्रमिकों या दोनों के साथ होता है। सहकारी उद्योग कौन से? अब इसको सहकारी उद्योग को सरकारी से मत समझना, ये वो उद्योग है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों अथवा श्रमिकों के दोनों के हाथ में होता है। इनमें लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। उदाहरण महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग आदि। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग के महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित था। यहाँ कपास बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि के कारण इन उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ। समझे बच्चों? बुनाई क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता, तो अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करना। बुनाई क्षेत्र में सुधार कैसे हो सकता है? बिजली टाइम पर आए, नई मशीनरी का उपयोग ज़्यादा हो, कम श्रमिक उत्पादकता में सुधार हो, कृत्रिम आर्टिफिशियल वस्त्र उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो। अब बात करें पटसन यानी कि जूट उद्योग की। पटसन जो उद्योग है बच्चों, वो जूट उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। पटसन पर्यावरण अनुकूल तथा जैव नवीनीकरण पदार्थ है। भारत पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद दूसरा निर्यातक देश भी है। पटसन उद्योग की चुनौतियों की बात करें, कृत्रिम वस्त्रों तथा पटसन उत्पादक अन्य देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। कृत्रिम वस्त्रों तथा पटसन उत्पादक अन्य देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि जो आर्टिफिशियल वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तथा जो कि जूट उत्पादक अन्य देश में कंपटीशन। चीनी उद्योग की बात करें, भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। किसमें? गुड़ और खांड में। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई के दौरान इसमें मौजूद सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। उद्योग मौसमी है, इसलिए यह सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। समझ में आई बच्चों? सबसे बड़ा उत्पादक वो है दूसरा चीन के बाद चीनी जो उद्योग है, लेकिन गुड़ के मामले में और खांड के मामले में नंबर 1 है और ये मौसमी है। विगत कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, क्योंकि इन राज्यों में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होना, अनुकूल जलवायु होना, इन राज्यों में सहकारी समितियां का अधिक सफल होना। सहकारी समितियां क्या होती हैं बच्चों? सहकारी मतलब सरकारी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी, सरकारी सहकारी में अंतर होता है। चीनी उद्योग की चुनौतियां। अब चीनी उद्योग को क्या क्या चुनौतियां हैं? चीनी उद्योग एक अल्पकालिक होना, मतलब कुछ समय के लिए होता है, मौसमी, गन्ना मौसमी उगता है। पुरानी तथा असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, अभी भी चीनी बनाने का जो काम है वो पुरानी तकनीक से ही चलता है। परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों तक नहीं पहुंचना, ट्रांसपोर्टेशन के कारण गन्ने का समय पर कारखाने तक नहीं पहुंचना, गन्ने का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना, ये भी बात है। खनिज आधारित उद्योग,
लोहा, इस्पात उद्योग यह आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के व मध्यम उद्योग है। इनमें बनी मशीनरी और औजारों पर निर्भर है। जो क्या है, लोह इस्पात उद्योग क्या है, यह आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के व मध्यम उद्योग इनमें बनी मशीनरी और औजारों पर निर्भर है। इस्पात की खपत को तथा उत्पादन को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा इस्पात निर्माण के लिए लोह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर को प्रयोग 4-2-1 में होता है, यानी कि चौथा हिस्सा लोह अयस्क का, कुकिंग कोल दूसरा और चूना पत्थर एक, इस क्रम में मिलाया जाता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा भी मिलाई जाती है। ठीक है बच्चों। अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में केंद्रित हैं। अधिकांश लोहा और इस्पात कहाँ केंद्रित हैं? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ लोह अयस्क कम लागत तथा उच्च कोटि में प्राप्त होता है। कहाँ पर? छोटा नागपुर की पठार में। सस्ते श्रमिक और बाजार की उपलब्धता भी है। एल्युमिनियम प्रकलन, बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग कर एल्युमिनियम बनाने की प्रक्रिया। रसायन उद्योग, यह उद्योग दो प्रकार के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित है, जिनका प्रयोग उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, गोंद, रंग रोगन आदि बनाने में किया जाता है। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है, जिनका उपयोग वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ, औषधियाँ, रसायनों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग की बात करें, सीमेंट का प्रयोग निर्माण कार्यों में, जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण हेतु किया जाता है। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, कोयला और विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री या भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में आसानी से निर्यात किया जा सकता है, जहाँ इसकी मांग अधिक है। अब बात करें सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। बेंगलुरु में को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। इन उद्योगों में अधिक रोजगार सृजन हुआ है, जिसने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र में बीपीओ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आई? सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? बेंगलोर में है, ये तो एक तो स्थापित है, और इन उद्योगों में अधिक रोजगार सृजन हुआ है, जिसने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र में बीपीओ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु, जल, तापीय तथा ध्वनि। ये साउंड हो गया, ये हीट हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया। उद्योगों के कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकथाम हेतु सुझाव। अब उद्योगों के कारण पर्यावरण को कैसे नुकसान हुआ है और उसकी रोकथाम कैसे हेतु होगी। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल को न्यूनतम उपयोग, जो जल का उपयोग हो विभिन्न प्रक्रियाओं में वो कम से कम हो। जल को 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण, रिसाइकिल। वर्षा जल को बचाना, नदियों में तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों का प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, जैसे यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्रथम शोधन, जैविक क्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन, जैविक रसायन तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। मतलब कि जो नदी व तालाबों में गर्म जल
तथा उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल डाला जाता है उसको शोधन हो, मतलब उसको छान लिया जाए, शोध उस पर रिसर्च इस तरह से करी जाए, उसको हटा लिया जाए। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्रथम शोधन हो, जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीय शोधन हो और जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन हो। अब इस पाठ में से 2 अंक वाले प्रश्न महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? विनिर्माण किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, विनिर्माण कौन से होते हैं? जो कच्चे माल से किसी अच्छी या वस्तु का निर्माण कर दें। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उद्योगों का वर्गीकरण हमने किया था कितने प्रकार से, वो बताना है। प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? अभी हमने चर्चा करी थी। सीमेंट के कोई 2 उपयोग बताइए। उद्योगों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कोई 2 सुझाव लिखो। 3 अंकों वाले प्रश्न की बात करें तो नदियों और तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने वाले उनका शोधन किस प्रकार किया जाना चाहिए। उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु फिर भी इनके द्वारा बढ़ते प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। और किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, 3 बिंदुओं द्वारा समझाइए। अधिकांश जूट मिलें हुगली नदी के तट पर ही क्यों केंद्रित है? ये क्वेश्चन भी बताना है हमें। 8वां है, प्रारंभिक वर्षों में सूती व वस्त्र उद्योग गुजरात महाराष्ट्र के उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे, कारण बताओ। 5वां अंक है, 5 अंक वाले प्रश्न, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, वर्णन करो। विनिर्माण उद्योगों अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझे जाते हैं, व्याख्या करें। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों है? इस तरह से ये वाला पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यही जो चर्चा हमने करी है उसी में से आएगी। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। पार्ट 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता के स्थान तक ले जाने में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक देश के विकास की गति वहां वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा पर भी निर्भर करती है। परिवहन को स्थल, जल एवं वायु परिवहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समझ गए बच्चों, परिवहन क्या है? स्थल यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट, जल यानी कि वाटर, वायु यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट। अब आगे देखें, सड़क परिवहन प्लस रेल परिवहन। अंतर्देशीय इनलैंड एंड ओवरसीज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू सेवाएं और इंटरनेशनल। वायु परिवहन कहाँ पर उड़ता है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जल इनलैंड और ओवरसीज यानी कि भारत में, नदियों में और देश के बाहर समुद्रों में। स्थल में कौन कौन से हैं? लैंड में सड़क और रेल परिवहन। समझे बच्चों? स्थल परिवहन की बात करें, सड़क परिवहन की विशेषताएं। स्थल यानी कि सड़क, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। माण और व्यवस्था में सड़क परिवहन रेलवे परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। मांग और व्यवस्था में किसी भी प्रकार के भूभाग पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं। कैसा भी भूभाग हो तो सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं, ये विशेषता है सड़क की। सड़क परिवहन के कारण ही सुविधाएं घर घर पहुंच पाती हैं। रेलवे परिवहन भी कुछ हद तक सड़क परिवहन पर ही निर्भर करता है। रेल परिवहन की विशेषताएं, लंबी दूरी की यात्राएं तथा वस्तुओं के परिवहन का रेलवे प्रमुख साधन है। रेलवे परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा अधिक आरामदायक और सस्ता है। सड़क परिवहन की अपेक्षा रेलवे से कम प्रदूषण फैलता है। अधिक व्यक्तियों अथवा अधिक सामान के लिए रेलवे परिवहन का एक उत्तम साधन है। रेल परिवहन प्राकृतिक आपदाओं में से प्रभावित होता है। प्राकृतिक आपदाओं से कैसे प्रभावित होता है? जब बाढ़ आ जाती है तो भी आपकी ट्रेनें व्यस्त हो जाती हैं, और जब क्लाइमेट कंडीशन भी दिक्कत देने लगे तो भी ये इसको रोक दिया जाता है। कभी तूफान आए तो भी रेल परिवहन को रोक दिया जाता है।
पाइपलाइन की विशेषता क्या है बच्चों? पाइपलाइन स्थल परिवहन का एक नया साधन है। इसका प्रयोग जल, कच्चा तेल, पेट्रोल, गैस परिवहन के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थों को भी तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। जो सॉलिड चीजें होती हैं उनको लिक्विड फॉर्म में करके पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक होती है, परंतु इसकी देखरेख पर बहुत कम खर्च आता है और इससे समय की भी बचत होती है। जल परिवहन की बात करें, जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और बड़ी वस्तुओं दोनों ढोने में अनुकूल है। यह पर्यावरण के भी अनुकूल है। विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 187 मध्यम और छोटे पतन हैं। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। तो ये जल परिवहन की विशेषता है। वायु परिवहन की विशेषताएं, यह परिवहन सबसे तीव्र है और आरामदायक है। इसमें अति दुर्गम स्थानों पर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे समय की भी बचत होती है। यह प्राकृतिक बाधाओं से मुक्त है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के समय वायु परिवहन के द्वारा ही सहायता जल्दी पहुंचाना संभव हो पाता है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अंतर्गत एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करते हैं। अब सड़कों के प्रकार देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं। भारत सरकार द्वारा दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। किस किस को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, मतलब 4 हो गए ना, 1 2 3 4। एक हो गया आपका दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर मुंबई। ये 4 नगरों को जोड़ती है। 6 लेन वाली महाराजमार्ग है। लेन कितनी है? 6। महाराजमार्ग है, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 गलियारे हैं। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। समझ गए बच्चों? 2 गलियारे हैं इसमें। उत्तर दक्षिण गलियारा में श्रीनगर कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम गलियारा में असम सिलचर और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इसका निर्माण भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे देश में स्थित विभिन्न भागों को जोड़ने वाले राजमार्ग है। इनका निर्माण और रखरखाव CPWD यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। दिल्ली एवं अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राज्य मार्ग, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें हैं। इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग PW द्वारा किया जाता है। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, देखो जो सेंटर की हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको CPWD दिखता है, जो राज्य राजमार्ग है उनको PWD दिखता है, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जिला मार्ग की बात करें तो जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। इनकी व्यवस्था जिला परिषद द्वारा की जाती है। सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कों के निर्माण से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो जाता है और उन क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलती है। सीमांत सड़कों द्वारा सेना और सैन्य सामग्री पहुंचाना आसान हो जाता है, जिससे देश की सुरक्षा का बल मिलता है। सीमांत सड़कें बच्चों जो बॉर्डर एरियाज पे होती हैं, कॉर्नर्स पे,
कॉर्नर्स पे जो सड़कें होती हैं। अब याद रखने वाली योग्य कौन कौन सी बातें हैं इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत विकसित की जाती हैं। पक्की सड़कों को बारहमासी सड़कें भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। आज भी बिना टिकट यात्रा, रेल संपत्ति की चोरी, बिना कारण जंजीर खींचना, गाड़ी रोकने से रेलवे को भारी नुकसान होता है। किन किन चीज़ों से? बिना टिकट यात्रा, रेल संपत्ति की चोरी, बिना कारण जंजीर खींचना, इन सब से नुकसान होता है। अब रेलवे गेज की बात करें। रेलवे गॉज बच्चों क्या है? पटरियों की। ब्रॉड, ये बड़ी पटरी, और ये छोटी पटरी। बड़ी पटरी की बात हो रही है, ये छोटी। ये ब्रॉड गॉज है, ये नैरो गॉज है। ब्रॉड गॉज किस तरह कितने मीटर लंबी है, और नैरो गॉज और मीटर गेज। ठीक है। भारत सरकार ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। देखिए, नौकन्या जलमार्ग संख्या 1, गंगा नदी, हल्दिया और इलाहाबाद, ये इतने किलोमीटर लंबा है, 1620। नौगन्य जलमार्ग संख्या 2, 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी, सदिया और धुबरी। नौगन्य जलमार्ग संख्या 3, 205 किलोमीटर, केरल से पश्चिम तटीय नहर, कोट्टपुरम से कुम्मन। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, गोदावरी और कृष्णा नदी, काकीनाडा और पुडुचेरी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 किलोमीटर, देखिए, ब्राह्मणी नदी और मताई नदी, महानदी के डेल्टा, चैनल और पूर्वी तटीय शहर के साथ। याद रखने योग्य बातें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ से कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। यह पतन मुंबई यानी कि जो सबसे बड़ा पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। मतलब मुंबई के जो पतन को दबाव करने के लिए कौन सा पतन खोला गया था? दीनदयाल पतन के नाम से जो जाना जाता है, कांडला पतन। यह एक ज्वारीय पतन है, यानी कि ज्वार से जो उभरा है। भारत की सबसे प्राचीन कृत्रिम आर्टिफिशियल पतन है चेन्नई में स्थित कोच्चि पतन और ट्यूटिकोरिन पतन की बात करें। कोच्चि पतन और ट्यूटिकोरिन पतन प्राकृतिक पतन है, यानी कि नेचुरल पोर्ट्स हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए वायु परिवहन का महत्व क्या क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि यहाँ क्या है? बड़ी नदियाँ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं तथा निरंतर बाढ़ एक सामान्य बात है, जिससे स्थल परिवहन से यहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है। हवाई यात्रा ने इन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचाना सरल कर दिया है। हवाई परिवहन के कारण ही उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास संभव हो पाया है। संचार सेवाओं की बात करें। निजी संचार, निजी दूर संचार प्लस जनसंचार प्लस डाक संचार इक्वल टू संचार तंत्र। संचार तंत्र हम किसको बोल सकते हैं? निजी, प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन, जनसंचार, डाक संचार, ये क्या बन गए? सारे संचार तंत्र। संचार सेवाओं की सहायता से संदेशों को पहुंचाने तथा प्राप्त करना बहुत सरल हो गया है। आधुनिक संचार सेवाओं से क्षण भर में विश्व के किसी भी कोने में आप अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। किसी संदेश को एक ही समय में कई लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के मुख्य साधन हैं दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र तथा सिनेमा। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है। लिफाफा बंद चिट्ठी एवं कार्ड पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर
वायुयान द्वारा पहुंचाया जाता है। एशिया में भारत दूरसंचार तंत्र यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क में सबसे अधिक विकसित है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। इसके माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में छपते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक चलचित्र फिल्मों का उत्पादक भी है। केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड भारत और विदेश की सभी फिल्मों को प्रमाणित करता है। हाल ही में डाक संचार में शीघ्रता लाने हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। पहला है राजधानी मार्ग, फिर दूसरा मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल। डिजिटल इंडिया एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भारत में विकास लाना है। डिजिटल इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। अब दो राष्ट्र या देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। किस चीज़ का? दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक विकास का बैरोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति ही उसके आर्थिक विकास का सूचक है। संसाधनों की क्षेत्रीय उपलब्धता के कारण सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि और उद्योगों के लिए मांग उत्पन्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय को बढ़ाने तथा आर्थिक विकास में सहयोग करता है। पर्यटन उद्योग यानी कि टूरिज्म का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन से स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को बल मिलता है। पर्यटन बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। पर्यटन उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से अन्य उद्योगों और सेवाओं के विकास में सहायक है, यानी कि एक उद्योग से अन्य उद्योग भी जुड़े हैं। विदेशी व्यापार में सांस्कृतिक विरासत, भारतीय सभ्यता, प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच, चिकित्सा तथा व्यापार के उद्देश्य से पर्यटन के लिए आते हैं। भारत में पर्यटन उद्योग के विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। परिवहन तथा संचार अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में। संचार और परिवहन के बिना औद्योगिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवहन की सहायता से ही कच्चे माल और निर्मित माल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। संचार ने उद्योगों के बीच संपर्क को सरल बना दिया है, जिससे विश्व के किसी भी कोने से व्यापार करना संभव हो सके। संचार के साधनों से ही हम नई तकनीक, विभिन्न उत्पादों आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन और संचार के साधनों के विकास में विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो बच्चों, परिवहन, संचार और अर्थव्यवस्था से ही समाज अब बदल गया है। प्रश्नावली 2 अंक वाले। जनसंचार के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। सीमांत सड़कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा पर्यटन बच्चों यानी कि कोई दूसरे देश से हमारे देश में या हमारे देश से दूसरे देश में हेल्थ चेकअप या इलाज कराने आते हैं, तो वो चिकित्सा पर्यटन की श्रेणी में आते हैं। तीसरा प्रश्न जो है 3 अंक वाले, चौथा प्रश्न। भारत में आज भी रेल परिवहन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई 3 बिंदु लिखिए। वायु परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। 5वां प्रश्न है। छठा, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? अब 5 अंक वाले प्रश्न। सड़क परिवहन रेल परिवहन से आप किस प्रकार बेहतर मानते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योगों का क्या योगदान है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, ये बताइए।
तो बच्चों इस प्रकार हमने भूगोल का विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है पार्ट 6 पार्ट 7 मस्ट डू के तहत आज कंप्लीट कर दिया है। अगले भाग में हम राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और इतिहास को लेंगे। तो बच्चों इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।